हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले। लेट मूडीज माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड मलवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। क्लास 12 यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट मीन्स ठोस अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्था। मेनली स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव एंड गैस मीन्स गैस। हम लोग जो क्लास 11th है उसमें एक चैप्टर पढ़े थे केमिस्ट्री में जिसका नाम था स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में मेनली मैटर का जो स्टेट होता है 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जो क्लास 11th है उसमें ओनली हम लोग गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़े थे मैटर का। सॉलिड स्टेट क्लास 11th में हम लोग नहीं पढ़े थे, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है वह क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का नेम है। तो इसमें जो है हम लोग ये जान चुके हैं पहले से कि जो सॉलिड होते हैं उनके डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं। कोई भी जो सॉलिड होगा उसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होगा। सपोज जैसे मान लो कि ये स्केच है, इसको किसी भी प्लेस पर रखोगे इसका शेप चेंज नहीं होगा, मीन्स इसका आकार नहीं बदलेगा और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब इसका आयतन भी फिक्स है, किसी भी प्लेस पर रखने पर, किसी भी जगह पर रखने पर इसका आयतन चेंज नहीं होगा। आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे H2O आप सॉलिड ले लीजिए, मीन्स आइस। इसको अगर 0 डिग्री सी पर किसी भी प्लेस पर रखिएगा तो ये इसका जो है ना ही शेप चेंज होगा, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा। अब जो है लिक्विड, हम लोग क्या जानते हैं लिक्विड के बारे में? तो लिक्विड में जो होता है अनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। मीन्स आप जैसे मान लो कि वाटर लेते हैं तो अगर आप उसको ग्लास में रखिएगा तो ग्लास का शेप का हो जाएगा, बोतल में रखिएगा बोतल का शेप का हो जाएगा, जर्किन में रखिएगा जर्किन का शेप का हो जाएगा। बट अगर वो 1 लीटर वाटर है तो वो किसी भी कंटेनर में रखने पर वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि सपोज जैसे मान लीजिए कि आपने H2O को ही लिया है बट लिक्विड स्टेट में लिया है, H2O लिक्विड। तो हमने अभी आपको समझाया कि जो भी लिक्विड होते हैं उनके अनडिफिनिट शेप होते हैं, मीन्स इनके अनिश्चित आकार होते हैं। अगर आप वाटर को, H2O मीन्स वाटर यहाँ पर है, लिक्विड है तो वाटर को किसी भी बर्तन में रखिएगा तो वो आपको उसी भी बर्तन के आकार का हो जाएगा। जैसे आप ग्लास में रखिएगा ग्लास का आकार का हो जाएगा, आप बोतल में रखिएगा बोतल का आकार का हो जाएगा। लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम, जो भी लिक्विड होंगे उनके वॉल्यूम डिफिनिट होंगे। अब 1 लीटर अगर वाटर है तो किसी भी कंटेनर में रख दीजिए वो 1 लीटर ही रहेगा। तो ये लिक्विड हो गया। अब जो थर्ड स्टेट है मैटर का वो होता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं कि अनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब इसका जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है दोनों अनडिफिनिट होता है। मीन्स अगर आप वाटर वेपर को लेते हैं H2O गैस, एग्जाम्पल में हमने ले लिया H2O गैस। H2O गैस ये हो गया वाटर वेपर। वाटर वेपर या इसके प्लेस पर किसी भी गैस को लेते हैं, इसका जो है अनडिफिनिट शेप होता है। मीन्स आप गैस को जिस कंटेनर में रख दीजिएगा वो उसके शेप का हो जाएगा। मीन्स आप गैस को जिस बर्तन में रख दीजिए वो पूरा फुल उस बर्तन में वो एडजस्ट होगा और उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। शेप मीन्स आकार, अनडिफिनिट शेप मीन्स अनिश्चित आकार। जो भी गैस होंगे उनका अनिश्चित आकार होगा, जैसा बर्तन में उसको रखिएगा उसके आकार का वो हो जाएगा। एंड अनडिफिनिट वॉल्यूम, अनडिफिनिट शेप तो है ही और अनडिफिनिट वॉल्यूम भी होता है गैस का। जैसे आप 1 केजी गैस को अगर 1 लीटर के बोतल में अगर आप रखते हैं तो वो फुल
बोतल होगा, मतलब उस समय उसको आप 1 लीटर बोलिएगा। उसी 1 kg गैस को अगर आप 5 लीटर के जर्किन में रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि फुल जर्किन हो जाएगा। अगर आपका ये मान लीजिए कि 1 लीटर का बोतल है, इसमें आपने 1 kg गैस ले रखा है, 1 kg और 1 लीटर का बोतल है, तो गैस जो है पूरा फुल होगा ये। तो आप इस गैस को 1 लीटर बोलिएगा। इसी 1 kg गैस को अगर आप ये 5 लीटर का जर्किन है ये, और इसमें आपने क्या किया कि 1 kg गैस को आपने ले लिया इसमें, और ये 5 लीटर का है, 1 kg ही गैस है, गैस। तो अब उस गैस को आप 1 लीटर नहीं बोलिएगा, 1 kg ही गैस है, बट यहां पर 1 लीटर बोलेंगे क्योंकि ये 1 लीटर के बोतल में फुल है। यहां पर 1 kg ही गैस है, लेकिन ये 5 लीटर के जर्किन में फुल है, इसलिए इसको आप 5 लीटर बोलिएगा। तो जो गैस होता है, आप जितने ही लीटर के कंटेनर में उसको प्लेस कीजिएगा वो उतना लीटर का हो जाएगा वो। तो इसका जो है अनडिफिनिट वॉल्यूम भी होता है गैस का, और शेप तो अनडिफिनिट होता ही है, क्योंकि जिस कंटेनर में अगर यहाँ पर है गैस तो आप बोलिएगा कि बोतल के शेप का है, यहाँ पर है तो आप बोलिएगा कि जर्किन का शेप का है। तो इस तरीका से हम लोग जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफिनीशन के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो 11th क्लास है उसी में स्टेट ऑफ मैटर में इसका स्टडी करना है। तो इसमें जो है जो लिक्विड स्टेट है वो क्लास 11th में स्टडी हम लोग कर चुके हैं, जो गैस स्टेट है इसको हम लोग क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, और जो सॉलिड स्टेट है इसको क्लास 12 में स्टडी करनी है, क्लास 12 में स्टडी करनी है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो है जो सॉलिड है ये भी H2O है, लिक्विड है ये भी H2O है, और गैस है ये भी H2O है, बट इनका स्टेट अलग अलग है। ये H2O सॉलिड स्टेट में है तो आइस है, ये H2O लिक्विड स्टेट में है तो वाटर है, और H2O गैस स्टेट में है तो फिर ये वाटर वेपर है, और आपका ये मैटर का स्टेट हुआ। एक ही केमिकल फार्मूला का डिफरेंट स्टेट हो गया। अब जो है सॉलिड का कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठोस का अभिलक्षण, ठोस का अभिलक्षण, कोई भी सॉलिड होता है तो उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, मीन्स निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन। ऐसा क्यों होता है? किसी भी सॉलिड का डिफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड जो होता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है। सपोज मान लीजिए कि इस तरह से अरेंजमेंट होता है, तो इसमें होता क्या है आपको कि इनके बिटवीन जो वैकेंट स्पेस होता है वेरी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इनके डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं। किसी भी सॉलिड के वैकेंट स्पेस वेरी स्मॉल बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके वजह से इनके जो है डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ये जो सॉलिड होते हैं कोई भी वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब असंपीड्य होते हैं। इसका भी वजह वही है क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बिटवीन वेरी स्मॉल वैकेंट स्पेस होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है ये हार्ड होते हैं। कोई भी सॉलिड जो होता है वो हार्ड मीन्स कठोर होते हैं। इसका रीजन है कि जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो भी सॉलिड होते हैं इनके बिटवीन जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनके बिटवीन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसके वजह से ये बॉन्डेड है ईच अदर। तो इनके बिटवीन जो भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से ये हार्ड होते हैं। अब जो है जो भी सॉलिड होते हैं उनके हाई एमपीबीपी होते हैं, मीन्स इनके जो दौड़ांक और क्वथनांक होते हैं वो ऊंच होते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी सॉलिड हुआ वो जो है हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे और हाई टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग करने वाला टेम्परेचर जो होगा सॉलिड का हाई होता है
और बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉयल करने वाला टेम्परेचर भी हाई होगा। मीन्स जो भी सॉलिड होते हैं उनके उच्च द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं। उच्च ताप पर ये मेल्ट होते हैं और उच्च ताप पर ये वेपर में चेंज होते हैं, वाष्प में चेंज होते हैं, यानी कि बॉयल होते हैं मतलब उबलते हैं। इसका 5th पॉइंट है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जो भी सॉलिड होते हैं इनके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते हैं, जो भी इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। सपोज जैसे मान लो कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इस तरीके से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में रहते हैं। सपोज मान लो कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है। इस तरीके से जो है ये 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट होते हैं। मतलब कि जो सॉलिड होते हैं इनमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों जो है सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसका रीजन यही है क्योंकि सॉलिड जो होता है हार्ड होता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, जो ठोस होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स अक्रिस्टलीय ठोस। इसको एमॉर्फस सॉलिड भी बोला जाता है, एमॉर्फस ठोस भी इसको बोला जाता है। अब देखो जो डिफिनीशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये होता है, ये डिफिनीशन है कि रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी एज वेल एज डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो रिजिडिटी एंड इम्प्रेसिबिलिटी, मतलब कि उनमें दृढ़ता होता है और असंपीड्यता होता है, एज वेल एज साथ ही डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, उनमें डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, मतलब निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। तो फिर से एक बार अगेन इसको रिपीट करें डिफिनेशन को। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका डिफिनेशन होता है कि रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी एज वेल एज डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप मीन्स जिसमें दृढ़ता हो और असंपीड्यता हो, साथ ही उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब जो है इसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला SiO2 होता है। अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है या अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो होता है रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी एज वेल एज अनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। देखो ये जो है रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी होता है, और रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी होता है। डिफरेंट क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, बट जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें अनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। यही इसमें डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास, लेड, रबर, प्लास्टिक etc। जो इसका हिंदी में अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता और असंपीड्यता हो, साथ ही उसकी अनिश्चित ज्यामितीय आकृति हो, तो उसे हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं या फिर एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसका एग्जांपल ग्लास, लेड, रबर etc। अब जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट मीन्स जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, जैसे जैसा ये अरेंजमेंट है वैसा ही अरेंजमेंट है, वैसा ही अरेंजमेंट है, वैसा ही अरेंजमेंट है, इसके आगे भी जाएंगे तो ऐसा ही अरेंजमेंट, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट रहता है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। बट जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसमें शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होते हैं। शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट मीन्स जैसे मान लो कि यहाँ जो है अरेंजमेंट ऑर्डरेड है, फिर यहां पर जो है आपको यहां ऑर्डर चेंज हो गया,
फिर आपको ऑर्डर में आ गया, फिर आपको ऑर्डर में आ गया। तो इसमें जो है शॉर्ट ऑर्डरेड अरेंजमेंट होते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि देखो यहां पर जो है क्या है, जो फर्स्ट रो है इसके एग्जैक्ट एबव सेकेंड रो का स्फीयर है, बट थर्ड रो का जो स्फीयर है वो सेकेंड रो के जो डिप्रेशन है इसके बिटवीन है, जो इसके डिप्रेशन है इसके बिटवीन है, इसके डिप्रेशन है इसके बिटवीन है, इसके डिप्रेशन के बिटवीन है। फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो ये जो है सेकेंड लेयर के एबव ये फोर्थ लेयर का स्फीयर आ जा रहा है, फिर ये जो सेकेंड लेयर के एबव है फोर्थ लेयर का स्फीयर आ जा रहा है। तो इस तरीके से जो है इसका जो है ऑर्डर जो है लॉन्ग ऑर्डर नहीं है, यहां तक ऑर्डर जा रहा है फिर ऑर्डर चेंज कर जा रहा है फिर ऑर्डर जा रहा है, तो इसमें शॉर्ट ऑर्डरेड अरेंजमेंट होता है, जिसके वजह से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट जाता है, फूटता नहीं है। सपोज जैसे इसको यहां से काटते हैं तो सब के सब मिडिल से कट होगा, ठीक है। अगर यहां से काटते हैं तो सारा के सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्फीयर जो है साइड से कट होगा, बिल्कुल साइड से कट होगा, इसलिए ये कट जाता है। जैसे सोडियम को आप नाइफ से काटिएगा तो आपको कट जाएगा, बिल्कुल फूटेगा नहीं। बट इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप जो है ये सेंटर से इसको काट रहे हैं, यहां से तो ये सेंटर से तो कट रहा है, यहां साइड कटेगा, साइड इज ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर का साइड कट गया, जो ये लेयर जो रो है इसके स्फीयर का मिडिल, इसके स्फीयर का मिडिल कटा, बट इसका साइड कट गया, फिर इसका मिडिल कटेगा, इसका मिडिल कटेगा, मिडिल से कट जाएगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग काटते हैं तो फूट जाता है, क्योंकि ये जो है सभी इनके स्फीयर जो है सेम नहीं कटते हैं। ये मिडिल से कट रहा है, ये स्फीयर मिडिल से कट रहा है, बट ये साइड से कट रहा है, ये मिडिल से कट रहा है, फिर ये मिडिल से कट रहा है, फूट जाते हैं। इसीलिए ग्लास को आप काटिएगा तो ग्लास जो है आपका फूट जाएगा, ग्लास को काटने पर फूट जाएगा। लेकिन अगर आप सोडियम को काटिएगा तो सोडियम जो है बिल्कुल कट जाएगा, वो फूटेगा नहीं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके शार्प एमपी एंड बीपी होते हैं, मींस एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और वो हाई टेम्परेचर होता है। बट जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन रेंज में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनके जो नॉन क्रिस्टलाइन है सॉलिड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मींस द्रव्यांक और क्वथनांक, जिस ताप पर ये द्रवित होंगे और जिस ताप पर ये उबलेंगे, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एक रेंज में होता है। सपोज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लो कि आयरन है, तो आयरन जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सी है तो ऑल आयरन 1500 डिग्री सी पर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। बट जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एक रेंज में होता है, जो स्टार्ट एक रेंज से होगा और एक ही साथ पूरा के पूरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट नहीं होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है और एक रेंज में वो पूरा कंप्लीट मेल्ट हो जाता है। ये है, ये जो है बिल्कुल एक साथ पूरा मेल्ट होता है, ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे एक रेंज के अंडर ये पूरा के पूरा मेल्ट हो जाता है। ये हो गया। अब जो है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ट्रू सॉलिड होता है। क्यों ट्रू सॉलिड होता है? क्योंकि इनमें ऑल प्रॉपर्टी सॉलिड का होता है, अदर किसी लिक्विड या गैस का कोई प्रॉपर्टी इनमें नहीं होता है। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सॉलिड के ऑल प्रॉपर्टी को रखते हैं, इनमें ओनली फॉर सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। बट जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्यों सूडो सॉलिड बोलते हैं? क्योंकि इनमें लिक्विड का भी प्रॉपर्टीज होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए इसको हम लोग सूडो सॉलिड बोलते हैं। अब जो है कैसे लिक्विड का प्रॉपर्टीज होता है, तो इसमें जो ग्लास होता है, इसका एग्जांपल हम ग्लास ले सकते हैं। ग्लास जो होता है, ग्लास में फ्लो प्रॉपर्टीज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये देखा गया है कि
जो वेरी ओल्ड जो ग्लास विंडोज या डोर के होते हैं, उनके जो टॉप होता है, जो जैसे मान लो कि ये आपका एक ग्लास है इंडो का, तो जो टॉप है ये थिन होता है और जो बॉटम होता है वो थिक होता है। ये नीचे में थिक होता है और ऊपर में पतला होता है। तो ये जो है जनरली काफी ओल्ड, मतलब कि जो सैकड़ों साल पुराना हो या 500 साल पुराना हो, वैसे कोई भी अगर हाउस है उसके अगर खिड़की और दरवाजे में कोई शीशा लगा हुआ है, कोई ग्लास लगा हुआ है, तो आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा कि ऊपर में पतला है, नीचे में मोटा है, और जिससे ये प्रूफ होता है कि वो धीरे धीरे फ्लो होते होते क्या हुआ है कि ऊपर में पतला हो गया है और नीचे मोटा हो गया है। तो इस तरीक़े से जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें लिक्विड का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, इसलिए इनको सूडो सॉलिड बोला जाता है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये अनआइसोट्रोपिक होते हैं। अनआइसोट्रोपिक मीन्स इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। सपोज जैसे मान लीजिए कि एक साइड में कुर्सी लगा हुआ है, एक साइड में आपको बेंच लगा हुआ है, ठीक है। अगर बोला जाए किसी को कि आपको कुर्सी पर बैठना है तो फिर आपको इसी डायरेक्शन में जाना होगा, तभी आपको कुर्सी मिलेगा। अगर आपको कहा जाए कि आपको बेंच पर बैठना है तो फिर आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा, तब जाकर के आपको बेंच मिलेगा। आप जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जाइएगा आपको कुर्सी मिलेगी, राइट डायरेक्शन में जाइएगा आपका बेंच मिलेगा। लेकिन अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में भी कुर्सी और बेंच को रखा गया है, राइट डायरेक्शन में भी कुर्सी और बेंच को रखा गया है, और आपको बोला जाए कि कुर्सी पर बैठना है, तो आप इधर जाइएगा तब भी कुर्सी मिलेगा, इधर जाइएगा तो भी कुर्सी मिलेगा। आपको कहा जाए कि बेंच पर बैठना है, इधर जाइएगा तो भी बेंच मिलेगा, इधर जाइएगा तो भी बेंच मिलेगा। आपको किसी भी डायरेक्शन में जाइएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इधर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, इधर सिर्फ और सिर्फ बेंच है, तो आपको बोला जाएगा कि आपको कुर्सी पर जाना है, तो फिर आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको कुर्सी पर बैठना है तो फिर आपको लेफ्ट में जाना होगा, अगर बेंच पर बैठना है तो फिर राइट में जाना होगा। तो यही चीज़ इसके साथ होता है कि इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम होता है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग जो है सॉलिड का टाइप पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि सॉलिड टू टाइप का मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टीज देखे सॉलिड का, जो था आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, और एक था अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड का जो है ये प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हमने समझाने की कोशिश किया कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज सॉलिड का क्या होता है और अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज सॉलिड का क्या होता है। देखिए, जो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज जो सॉलिड का होता है, इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। सपोज जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड ए और बी से बना हुआ है, तो अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाइएगा तो आपका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू मिलेगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको आप जो है सपोज मान लीजिए कि आप जो है हाँ ये ले लीजिए, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बी मिलेगा। बट आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको जो है सिर्फ ये मिलेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको ए और बी दोनों मिलेगा। तो आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू चेंज हो रहा है। सपोज जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ बी मिल रहा है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये मिल रहा है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बी दोनों मिल रहा है। तो आपका डायरेक्शन चेंज करने पर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अब जो है अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉलिड का, तो ये जो होता है इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइएगा आपका सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू मिलेगा। सपोज जैसे मान लो कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है।
और इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है। कैसे भी जाओ आपको दोनों मिलेगा। आप जो है सपोज मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ए तो मिल रहा है, यहाँ बी मिल गया। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी आपको ए बी मिल रहा है, इस डायरेक्शन में भी आपको ए बी मिल रहा है, इस डायरेक्शन में भी आपको भी ए बी मिल रहा है। कैसे भी जाओ आप ऐसे जाओगे आपको ए बी मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे आपका ए बी ही मिलेगा। तो आपको इसमें डायरेक्शन चेंज करने पर भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि सॉलिड में जो है, इस सॉलिड में अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है और इस सॉलिड में बोलेंगे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। अब एक नोट में ध्यान देना है कि अगर आप हॉट लिक्विड क्वार्ट्ज को आप कूलिंग करते हैं तो वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लास जो होता है उसका फॉर्मेशन क्वार्ट्ज से ही होता है। अगर हम लोग हॉट लिक्विड क्वार्ट्ज को कूलिंग करते हैं तो ग्लास हो जाता है, जबकि क्वार्ट्ज जो होता है यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट जो ग्लास होता है यह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और हम लोग ग्लास को सुपर कूलिंग लिक्विड भी बोलते हैं, मींस अति शीतित द्रव बोला जाता है ग्लास को। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फ्लो प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है। जिस तरह से द्रव में बहने की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा फास्ट द्रव में बहने की प्रॉपर्टी होती है, जो लिक्विड होता है उसमें फास्ट फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो ग्लास होता है उसमें वेरी स्लो फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, बहुत धीमा गति से यह बहता है। तो आपको जो है ग्लास को हम लोग सुपर कूलिंग लिक्विड कहते हैं, मीन्स अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि ड्यू टू फ्लो प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एक रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।